And G, so let us get started with our next chapter in this Read With Me series, that is Limited Liability Partnership Act 2008. तो इससे पहले हम ये एक्ट पढ़ना शुरू करें, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक्ट आया कि उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो अब मैं जानता हूँ कि मुझे बिजनेस करना है, तो कभी भी मुझे बिजनेस करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। नंबर वन, इधर आई कैन ऑपरेट एज अ सोल प्रोप्राइटर, बट अब मेरे बिजनेस का स्केल बढ़ रहा है, तो मुझे और लोग चाहिए होंगे जिनके साथ मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर कर सकूँ। तो मेरे पास ऑप्शन बचता है पार्टनरशिप। अब जब मैं पार्टनरशिप बना रहा हूँ, तो मैं एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू एक पार्टनरशिप फर्म बनाता हूँ। ये फर्म क्या है? ये फर्म कलेक्टिव नेम है उन सभी लोगों का जो इस फर्म में पार्टनर्स है। तो क्या फर्म और पार्टनर्स अलग अलग होते हैं? नहीं। फर्म एंड पार्टनर्स डू नॉट, और rather we can say that the partnership firm as such is not a separate legal entity. तो पार्टनरशिप फर्म का जो नाम है इज नथिंग बट अ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इट्स पार्टनर। और साथ ही साथ ये जितने भी पार्टनर्स हैं ना, ये एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं, कि अगर इस पार्टनर ने कुछ कहा तो वो चीज इन दोनों पार्टनर्स पे भी बाइंडिंग हो जाएगी। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी इंडिविजुअल पार्टनर की अनलिमिटेड रहती है। तो इसमें मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत नजर आ रही है कि क्या अगर मुझे बिजनेस करना है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या है। नंबर वन, मेरी जो एंटिटी है पार्टनरशिप फर्म, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जिसकी वजह से दूसरी चीज कि किसी भी पार्टनर ने कोई भी एक्शन किया तो उसके एक्शन के लिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, जिसके कारण मेरी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है। तो किसी और के एक्शन के लिए मैं क्यों लाइबिलिटी लूं? इसीलिए लोग डरते हैं पार्टनरशिप फर्म्स में एंटर करने के लिए। और अब भाई मुझे अपनी लाइबिलिटी लिमिट करनी है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप इनकॉर्पोरेट कर दो एक कंपनी। लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन में जाने के लिए मैं क्यों डरूंगा? क्यों? क्योंकि द मोमेंट आई इनकॉर्पोरेट कंपनी, मेरी कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मुझे आरओसी के साथ रेगुलर कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। एक तो मेरे ऊपर वो खर्चा आ जाएगा, दूसरा अगर मैंने कोई कंप्लाइंस मिस आउट कर दिया तो उसकी पेनल्टीज भी आ जाएगी। तो मैं बिजनेस करूं या मैं कंप्लाइंस कंप्लाइंस खेलूं? तो उसीलिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि भाई जहां पे आपको पार्टनरशिप के सारे फायदे मिल रहे हैं विथ द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी, और वी कैन से इन सिंपल टर्म्स कि एक कंपनी प्लस एक पार्टनरशिप, इन दोनों के बीच का एक थर्ड फॉर्म ऑफ एंटिटी है एलएलपी, जिसमें आपको दोनों के फायदे मिलते हैं कि आप एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरह एक पार्टनरशिप में भी एंटर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम कंपनी की सेपरेट एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा उठाते हुए। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा फ्लो है, फर्स्ट वील रीड अबाउट आवर फ्लो चार्ट्स एंड देन विल मूव ऑन टू डिटेल टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एलएलपी एक्ट 2008। तो एलएलपी एक्ट कब आया? हम जैसे कि हमारा पढ़ के आए हैं इन आर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि पहले एक बिल आता है, बिल को जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो वो बन जाता है एक एक्ट, और उस एक्ट को हमें नोटिफाई करना पड़ता है इन आर ऑफिशियल गैजेट। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट सबसे पहले, एलएलपी एक्ट की बिल कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो एलएलपी एक्ट पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में ऑन 12 दिसंबर 2008। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली उसे प्रेसिडेंट का असेंट मिला, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया ऑन 7 जनवरी 2009, एंड फाइनली इस एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया ऑन 9 जनवरी 2007। और इस तरीके से हमारा एलएलपी एक्ट 2008 कम्स इनटू पिक्चर। फिर इसके बाद थोड़ा टाइम बीता, फिर हमें लगा कि एलएलपी एक्ट में कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो फिर उसके बाद आया एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 ऑन 13 अगस्त 2021। तो ये बात थी कि एलएलपी एक्ट कब कब पास हुआ और किस तरीके से एलएलपी एक्ट पिक्चर में आता है। अब दूसरी चीज जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा कि एलएलपी एक्ट में हमारी बॉडी कौन सी है जिसके साथ हम सारी कंप्लायंसेस करते हैं। तो एलएलपी एक्ट में अथॉरिटी कौन सी है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कि जिसके साथ आप सारे कंप्लाइंसेस करेंगे, जिसके साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, वो है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और दूसरा है कि हमें पता है कि एलएलपी एक्ट एक एक्ट है, उस एक्ट को चलाने के लिए कुछ साथ में रूल्स भी आए होंगे। तो ये जो रूल्स बनाने की पावर है ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब हम एक छोटा सा डायग्राम और देख लेते हैं, जहां पे ये है कि एलएलपी एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। एलएलपी एक्ट में एज सच है 81 सेक्शंस, जो बटे जिनके साथ में है टोटल 81 सेक्शंस, जिनके साथ में आपके पास है चार स्केड्यूल्स। ये चार स्केड्यूल्स क्या क्या है? ये चार स्केड्यूल्स बताते हैं
कि जब आप एलएलपी फॉर्म करेंगे तो क्या क्या चीजें होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉर फॉर स्केड्यूल 2, 3 एंड 4। स्केड्यूल 2, 3 एंड 4 किस बारे में बात करते हैं? दे टॉक अबाउट कन्वर्जन, कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसको आप एलएलपी में कन्वर्ट करने चाह रहे हो, तो आपके पास कौन कौन से स्केड्यूल्स है? स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3 एंड स्केड्यूल 4। स्केड्यूल 2 इज फॉर कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी. Schedule 3 is for conversion of a private company into LLP, and Schedule 4 is for conversion of unlisted public company into LLP. अब सर हमें स्केड्यूल्स तो पता चल गया। स्केड्यूल 2 बात करता है कि अगर मेरी फर्म है, मुझे ऐसे एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये है। स्केड्यूल 3 बात करता है कि मेरी प्राइवेट कंपनी है, मुझे उसे एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये है। स्केड्यूल 4 बात करता है कि मेरी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, मुझे उसे एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये स्केड्यूल है। बट अगर मैं नया एलएलपी बना रहा हूँ तो उसके लिए क्या? तो उसके लिए हमारे पास आता है स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 क्या बताता है? स्केड्यूल 1 दो चीजें बताता है। पहला, कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज की जितने भी एक एलएलपी में पार्टनर्स होंगे उनके बीच में, और उस एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में क्या म्यूचुअल राइट्स होंगे, क्या उनके म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज रहेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज साथ ही उनकी लाइबिलिटीज पे बात करता है। अब एज सच एलएलपी एक्ट में आपको, जैसे हम पार्टनरशिप करते हैं तो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, वैसे ही हम एलएलपी में जब एंटर करते हैं तो हमें एलएलपी के एग्रीमेंट को बनाना एज सच कंपलसरी नहीं है। तो ये जो स्केड्यूल 1 है ना, इसलिए ये डिफाइन कर दे रहा है ऑलरेडी कि सभी पार्टनर्स और फर्म के बीच में क्या क्या इंटर से राइट्स एंड ड्यूटीज हो गए, ताकि अगर आपके पास अपना खुद का एग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है जिसका अपना खुद का एग्रीमेंट नहीं है, तो वो स्केड्यूल 1 में जो राइट्स एंड ड्यूटीज है और जो लाइबिलिटी बताई गई है वो बाइंडिंग हो जाती है उसके पार्टनर्स के ऊपर। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये वही सारी चीजें रिपीटेड बता रहे हैं हमें कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2007 नोटिफाइड एलएलपी एक्ट 2008। की एलएलपी एक्ट 2008 को कब नोटिफाई किया गया? ऑन 9 जनवरी 2007। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये बिल हमारी पार्लियामेंट में पास हुआ ऑन 12 दिसंबर 2008, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन हिज असेंट ऑन 7 जनवरी 2009. Now, the name of this act will be Limited Liability Partnership Act 2008. Application. This act applies to whole of India. उसके बाद में इस एक्ट में किस चीज पे बातें की गई होगी? तो दिस एक्ट डील्स विद फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स. The next thing that we have seen is कि इस सेक्ट में है टोटल 81 सेक्शन विद 4 स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स कौन कौन से? स्केड्यूल 1 डील्स विद म्यूचुअल राइट्स and duties of partners. Schedule 2, 3, 4 deal with conversion of existing entities into LLPs. Schedule 2 conversion of firm into LLPs. Schedule 3 conversion of private company into LLP. Schedule 4 conversion of unlisted public company into LLP. फिर इस एक्ट के लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आने वाले आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सारे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है रूल बनाने की पावर, जिसे वो थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट नोटिफाई करते रहते हैं कि ये नए रूल्स और कंप्लायंसेज आए हैं विद रिलेशन टू एलएलपी। अब यहाँ पे एक खास बात कि सर एलएलपी एक्ट आया 2008 में, तो 2008 के पहले एलएलपी एक्ट नहीं था। उसके पहले जो मैं अभी पार्टनरशिप करता था उसके लिए मैं कहाँ जाता था? उसके लिए मैं जाता था पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैं अपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे एग्रीमेंट्स बनाता था। अब मैं आ गया हूँ 2008 में। अब मैं एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो जो एलएलपी मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट की है, क्या उस पे ये पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे? सो द आंसर इज नो, कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, कि जब तक के एलएलपी एक्ट खुद ना कह दे कि इस पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस मुझ पे के स्पेसिफिक प्रोविजंस यहाँ अप्लाई करने हैं, तब तक के ये प्रोविजंस आपके एलएलपी एक्ट 2008 पे ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन ओवर हियर, दैट इट इज टू बी नोटेड दैट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। की लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होता है। द लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 हैज बीन अमेंडेड थ्रू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट एक्ट 2021 डेटेड 13 अगस्त 2021 की 13 अगस्त 2021 को इस एक्ट को हमने अमेंड किया। अब हम पढ़ रहे हैं
कि हमें इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी। हमें पता था कि हमें बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने में आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। पार्टनरशिप करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, कि मैं हूं, मेरे साथ मेरा एक पार्टनर है, ये पार्टनर मेरा म्यूचुअल एजेंट है। अब इसने कोई एक्ट किया और उस एक्ट के चलते वो लाइबिलिटी मुझ पे भी वो एक्ट बाइंडिंग हो गया। तो मेरे पार्टनर के एक्ट के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जिसके कारण मेरी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगर उसने कोई डिफॉल्ट किया तो उस डिफॉल्ट को करेक्ट करने के लिए या उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए मेरे इंडिविजुअल पर्सनल एसेट्स भी गिरवी रखे जा सकते हैं, या मेरे इंडिविजुअल जो मेरे पर्सनल एसेट्स है वो बेच के भी मुझे पैसा लाके चुकाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम थी। इसी के लिए टू इनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योरियल initiative and combine organizational operation and flexibility, innovation and efficient mechanism, LLP Act 2008 was enacted। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, लेट्स से मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। आई एम अ शेफ, तो मुझे किचन के अंदर का सारा हिसाब आता होगा। दूसरी चीज, मैंने किसी और पर्सन को बुला लिया, जिसे मान लीजिए कि फाइनेंस और सारे बैकएंड ऑपरेशन, सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करना है उसका नॉलेज होगा, तो मैंने उसके लिए एक सेकंड पर्सन को बुला लिया। फिर हमने एक हमारी टीम में एक थर्ड पर्सन को बुला लिया जो हमारी मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड चीजों का जिनको नॉलेज होगा। अब मैं ही इन तीन लोगों के साथ बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन अब इसमें क्योंकि मेरा बिजनेस वेंचर है ना, एंड आई एम अ शेफ, मुझे सिर्फ किचन के अंदर की चीजें पता है, मुझे फाइनेंस का कुछ नहीं पता, मुझे मार्केटिंग का कुछ नहीं पता। इसके लिए मैं दो लोगों को बाहर से ला रहा हूँ। बट वाई शुड आई ट्रस्ट देम? कि भाई अगर कल को ये फाइनेंस वाला कुछ गड़बड़ करके चला गया तो उसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती पार्टनरशिप में, जिसकी वजह से मुझे अपने पर्सनल एसेट्स देख के भी उस वो लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ती। तो इसी केस में आता है हमारा एलएलपी। अब एलएलपी आ गया तो एलएलपी में मुझे क्या प्रोटेक्शन है कि मैं एज अ शेफ, ये सेकंड पर्सन जो फाइनेंस के लिए आ रहा है, थर्ड पर्सन जो मार्केटिंग के लिए आ रहा है, अगर इन लोगों ने कुछ भी गड़बड़ भी किया तो मेरी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड है। जिसका मतलब कि मुझे अपने घर से पर्सनल एसेट्स तो नहीं ही लाने पड़ेंगे। तो इसी लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा उठाते हुए हमारे बिजनेसेस में फ्लेक्सिबिलिटी आए, इनोवेशन आए, इफिशिएंट मैनर में बिजनेस कंडक्ट किया जा सके, इसीलिए हमने एलएलपी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब एलएलपी एक्ट क्या है? अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल क्यों क्यों क्योंकि एलएलपी कंपनी नहीं है, लेकिन उसमें कंपनी जैसे फीचर्स है, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी हो गया, जैसे कंपनी अपने खुद के एसेट्स ओन कर सकती है, अपने नाम पे सू कर सकती है, कंपनी को उसके नाम पे कोई और केस कर सकता है, वही सारे फीचर्स आपको एलएलपी में भी मिल रहे हैं। इसलिए इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। फिर यहाँ पे हमें दिया गया है कि दैट द बिजनेस, द बेनिफिट ऑफ द हैविंग अ बिजनेस इन एलएलपी क्या क्या है। कि सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों मिल रही है? क्योंकि आप अपना इंटरनल स्ट्रक्चर तय कर सकते हो पार्टनरशिप में कि आपकी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, कौन मेजर डिसीजंस लेगा, एज पर यूर एग्रीमेंट आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन ला रहा है और बिजनेसेस कैसे ऑपरेट एंड मैनेज करना है। इसलिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनता है फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर वेंचर्स। अब हम पढ़ रहे हैं एलएलपी का मीनिंग। तो यहाँ पे हमको कुछ टर्म्स दिए गए हैं विथ एलएलपी। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग विद दिस। अब यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे ना, यू विल फाइंड दैट मोस्ट थिंग्स गिवन इन दिस डेफिनेशन आर नथिंग बट द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एन एलएलपी। तो एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। एलएलपी एक नया फॉर्म है बिजनेस का जिसमें लाइबिलिटी कैसी हो, लिमिटेड। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, दैट नॉट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एट लोअर कंप्लायंस कॉस्ट। कि जिसमें आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का भी फायदा मिल रहा है प्लस आपकी कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्म में, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपकी कंप्लायंसेस ज्यादा होती, लेकिन एलएलपी को कम कंप्लायंसेस करनी है। बट इट अलाउज इट्स पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, कि आप अपना इंटरनल बिजनेस स्ट्रक्चर अपने एग्रीमेंट्स के हिसाब से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। एज अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, द एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कि एलएलपी में आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉर्पोरेट शील्ड भी मिल जा रहा है। While the LLP itself will be liable to the full extent of its assets, the liability of partner will be limited। इस लास्ट लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एलएलपी है,
एलएलपी बनी। एलएलपी में मान लीजिए आपने 1 CR 1 करोड़ रुपीस का अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब ये जो एलएलपी है इसके नेट एसेट्स या टोटल एसेट्स कितने हैं? 1 करोड़ के। तो एलएलपी की लाइबिलिटी कितनी है? जितने के उसके टोटल एसेट्स है उतनी उसकी लाइबिलिटी रहेगी। दूसरी चीज, उस एलएलपी में जो पार्टनर है उस पार्टनर की लाइबिलिटी कितनी रहेगी? इट विल बी लिमिटेड। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय हिम। जैसे कि उस एलएलपी में मैं पार्टनर हूं, मैंने एक सर्टेन अमाउंट का कंट्रीब्यूशन दिया है। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मेरी लाइबिलिटी एज अ पार्टनर सिर्फ उस 10 लाख तक की ही लिमिटेड रहेगी। The next thing that has been given over here is LLP is a separate legal entity. Business organization is an alternative corporate form, business form that gives benefit of limited liability of a company and flexibility of partnership. कि यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल रहा है कि कंपनी जैसी लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप जैसा फ्लेक्सिबिलिटी। इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं हम? एज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बिटवीन बोथ। वही चीज यहाँ पे दी गई है। एलएलपी एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है आपको काई की, पार्टनरशिप की। एट द सेम टाइम आपको लिमिटेड लाइबिलिटी मिल रही है ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म की। एट द सेम टाइम एलएलपी की लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स ओन बाय हिम, और पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय हिम। ओके, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई है। बिफोर वी मूव ऑन with this definitions, let us look at this। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं दैट इज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट में यहाँ पे आपको तीन चीजें दी गई है कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स थ्री थिंग, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूड थ्री थिंग्स। पहली चीज क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड, कि कौन कौन सी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। दैट इज एनी एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, की कोई भी एलएलपी है जो रजिस्टर हुई है इस एक्ट में, कोई भी एलएलपी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, या कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। तो बॉडी कॉपरेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन सी तीन एंटिटीज आनी है? कोई भी एलएलपी जो रजिस्टर हुई है इंडिया में, कोई भी एलएलपी जो रजिस्टर हुई है इंडिया के बाहर, इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, या कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जो इंडिया के बाहर। बॉडी कॉपरेट एक्सक्लूड, कि हमें तीन चीजों को बॉडी कॉपरेट के बाहर रखना है। वो कौन कौन सी है? कॉपरेट सोल विच इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट टू ओपीसी, कि हमें कॉपरेट सोल को बॉडी कॉपरेट के बाहर रखना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, की कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बॉडी कॉपरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। एट द सेम टाइम कोई भी ऐसी एंटिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, क्या कोई भी ऐसी एंटिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे ये बॉडी कॉपरेट नहीं आएगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, तो उसे भी आप एज अ बॉडी कॉपरेट काउंट नहीं करेगी। अब इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो हम आगे पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि बॉडी कॉपरेट इंक्लूड, बॉडी कॉपरेट में कौन कौन आएगा? पहला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कि कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो रजिस्टर हुई हो अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में। एलएलपी दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, की कोई भी एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो। तीसरा है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, की कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें तीन चीजें नहीं आएगी। कौन कौन सी? कॉर्पोरेट सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग, और कोई भी ऐसी एंटिटी नॉट बीइंग कंपनी डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट और एलएलपी एज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे ऑफिशियल गैजेट में। कि क्या कौन कौन सी तीन नहीं है, चीजें नहीं आएगी? कॉर्पोरेट सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कोई भी वो एंटिटी जो कंपनी या एलएलपी नहीं है एज पर कुछ, एज पर द इंडियन एक्ट, की जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी नहीं है और जो एलएलपी 2008 एक्ट के हिसाब से एलएलपी नहीं है, इन दोनों को छोड़ के कोई भी ऐसी एंटिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे उसके ऑफिशियल गैजेट में। अब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन कि सर हमने पढ़ा कि कहाँ गया, कि आपने बना रहे हो एक फर्म, इस फर्म को हम कह रहे हैं एलएलपी है ये। तो ये जो आपने एलएलपी बनाई है ये किस पर्पस के लिए बना सकते हो? क्या मैं इसे प्रॉफिट के लिए बनाऊं या मैं इसे नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनाऊं? सो द आंसर इज द एलएलपी विल ऑलवेज बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर प्रॉफिट मोटिव। कि अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू रन सम बिजनेस, ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। वही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में दी गई है कि बिजनेस क्या है। बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन। या बिजनेस में कौन कौन सी चीज आती है? आप कोई ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ खरीद रहे हो बेच रहे हो, आप प्रोफेशन कर रहे हो कोई, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो,
आप कोई सर्विसेज दे रहे हो किसी प्रकार की, या आप कोई ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो, आप टीचर हो या और एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, एक्सेप्ट द एक्टिविटीज विच आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कि बिजनेस, बिजनेस में क्या आएगा, वही चीजें जो ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और सर्विस से रिलेटेड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ चीजों को वो इनमें से एक्सक्लूड कर सकती है। उसके बाद में हम आ रहे हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में, कि डेजिग्नेटेड पार्टनर और एंटिटी। ओके, तो बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस लुक दिस थ्रू दिस, कि सर आपने एक एलएलपी बनाई है, आपको एलएलपी को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर दिस एक्ट। आप रजिस्ट्रेशन किसके साथ करोगे, आरओसी के साथ। फिर इस एलएलपी में आएंगे कुछ पार्टनर्स, जो लोग एलएलपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, पार्टनर्स का। अब ये पार्टनर्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहले तो है नॉर्मल पार्टनर्स, की जितने पार्टनर्स हैं वो सभी नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं। लेकिन इसमें नॉर्मल पार्टनर्स, एज सच नॉर्मल पार्टनर इज नॉट अ लीगल टर्म, बट समझने के लिए, हम सिर्फ डिस्टिंक्शन समझने के लिए हम ये कर रहे हैं कि इसमें आइए पार्टनर्स। तो ये जितने भी पार्टनर्स हैं, ये इनकी राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, एक एग्रीमेंट बताता है कि इन पार्टनर्स के बीच की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होगी बिटवीन पार्टनर्स एंड एलएलपी, राइट। अब ये जो पार्टनर्स है, इन्हें फर्म को रजिस्टर कराना है आरओसी के साथ, आरओसी के साथ इन्हें कुछ ना कुछ कंप्लाइंसेस करने हैं। तो ये जो पार्टनर्स है ना, ये अपने में से ही कुछ पार्टनर्स को असाइन कर देते हैं, उन्हें असाइन कर देता है एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये जो आपस में पार्टनर्स है, इनमें से कुछ पार्टनर्स हमारे बन गए डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब इस डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम क्या है, कि जितने भी कंप्लाइंसेस ये एक्ट कर रहा है, कि रिटर्न्स भरना है, आपको ये डॉक्यूमेंट देना है, आपको आरओसी को कोई भी चीज नोटिफाई करनी है, तो वो सारे काम करने की जिम्मेदारी पहुंच जाती है डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास। तो एक पार्टनरशिप में हम कुछ स्पेसिफिक पार्टनर्स को उठाते हैं और कहते हैं आज से तुम हो डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब तुम डेजिग्नेटेड पार्टनर बन गए हो, मतलब कि इस एक्ट में जितनी कंप्लाइंसेस है वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। अब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ना शुरू करते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले बिजनेस की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। अब हम आ रहे हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन पे। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या, मीन्स अ पार्टनर विच हैज बीन डेजिग्नेटेड परसुएंट टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 में कुछ कंडीशन दी गई है, जब वो कंप्लाई होगी तो जिस पार्टनर को आपने बना दिया एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए सेक्शन 7 क्या कहता है, कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है, वो पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि भैया पार्टनर हो सकते हैं। तो माय क्वेश्चन टू यू इज हु कैन बी पार्टनर्स इन एन एलएलपी। एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशंस। उसमें हमने स्टार्ट किया कि पार्टनरशिप, एलएलपी, एलएलपी में होता है पार्टनर्स। तो एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कि एलएलपी में इंडिविजुअल्स पार्टनर बन सकते हैं। इंडिविजुअल यानी नेचुरल पर्सन कैन बी अ पार्टनर इन एलएलपी। दूसरा, कि पार्टनर्स एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकते हैं। दूसरा कि क्या, कि बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अ पार्टनर इन एलएलपी। तो एलएलपी में पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन, 3 एक्सक्लूजन और 3 इंक्लूजन जो हम देख के आ चुके हैं। उसके बाद एलएलपी में पार्टनर कौन नहीं बन सकता है। एलएलपी में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। कौन कौन से, पहला है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि जिसका दिमाग खराब है, द पर्सन हु इज नॉट मेंटली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सिंस अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इसलिए हम इसे कहते हैं कि जिसका दिमाग खराब है, जो पागल है, जो अनसाउंड माइंड का है, वो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, अ पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट, वो जो या तो इंसॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट होने वाला है, उसी चीज को यहाँ दिया गया है। अ पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कि जो इंसॉल्वेंट है, उस जिसकी इंसॉल्वेंसी अभी डिस्चार्ज नहीं हुई है, दैट पर्सन कैन नॉट बी एन पार्टनर इन एलएलपी। कि भाई तुम पहले ही कंगाल हो, अब तुम एलएलपी में आके सिर्फ राइट्स की ही मजे लोगे, तुम्हारी लाइबिलिटी तो आएगी ही नहीं। तो ऐसे लोगों को दूर रखो एलएलपी से। तो एन इंसॉल्वेंट हु इज अनडिस्चार्ज, जिसकी लाइबिलिटी, जिसकी इंसॉल्वेंसी अभी अनडिस्चार्ज है, उसे हम एलएलपी में पार्टनर नहीं बनाते हैं। दूसरा, ऐसा पर्सन हु इज एजुकेटेड और एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग, कि किसी ने एप्लीकेशन दी है कोर्ट में फॉर इंसॉल्वेंसी, या जिसके लिए, जिसकी इंसॉल्वेंसी की कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है किसी भी कोर्ट में, तो उस पर्सन को भी हम पार्टनर नहीं बनने देंगे। तो हमने अभी क्या समझा, कि पार्टनर, पार्टनर कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें कौन कौन नहीं आएगा, इसमें अनसाउंड माइंड नहीं आएगा,
इंसॉल्वेंट नहीं आएगा जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आएगा जिसके अगेंस्ट कोई एडजुडिकेशन या एप्लीकेशन पेंडिंग हो इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी। अब हम कहाँ जा रहे थे, हम पढ़ रहे थे सर, हम पढ़ रहे थे डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर में हमें देखना है कि सेक्शन 7 ये कह रहा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा। तो इसने कंडीशन दी है कि एक फर्म में मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। सेक्शन 7 ये कह रहा है कि सर आप फर्म बना रहे हो ना, तो फर्म में मुझे चाहिए मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। और सर एक और चीज, कि मैं अगर पार्टनरशिप फर्म बना रहा हूँ तो मुझे मिनिमम कितने पार्टनर्स लगेंगे टू क्रिएट एन एलएलपी। क्रिएट करने के लिए मुझे कितने पार्टनर चाहिए, वो भी है, आंसर इज 2। तो आपको अगर एलएलपी क्रिएट करनी है उसके लिए भी आपको 2 पार्टनर्स चाहिए। एट द सेम टाइम आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है, तो आपकी फर्म में एनी टाइम 2 लोग तो डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे ही, यानी 2 लोग कंप्लायंसेस के लिए जिम्मेदार रहेंगे। अब क्या ये जो 2 लोग हैं, ये कोई भी पार्टनर होगा? क्यों? क्योंकि पार्टनर में मुझे पता है कि पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। तो क्या बॉडी कॉर्पोरेट भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकती है? द आंसर इज नो। कि अगर आपको जो भी पर्सन, आपको 2 लोगों को अपॉइंट करना है एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, अब ये 2 लोग होने चाहिए इंडिविजुअल्स, यानी 2 नेचुरल पर्सन को ही आप इंडिविजुअल पार्टनर घोषित कर पाएंगे। अब ये जो 2 इंडिविजुअल्स है, इन्हें आप बना रहे हो एज पार्टनर। अब इन 2 पार्टनर्स में से भी एक, यानी कि एक पार्टनर, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट यानी क्या? कि फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज वो इंडिया में रहना चाहिए। हिज स्टे इन इंडिया शुड बी 120 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या? कि अगर मैंने एक एलएलपी बनाई, एलएलपी में मुझे बनाना है डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो मुझे मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने लगेंगे? 2। ये दोनों क्या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं? नहीं। द आंसर इज इंडिविजुअल्स होने चाहिए। और अगर मेरी एलएलपी है जिसमें एक इंडिविजुअल है, 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स है, अब इस केस में मैं एक और इंडिविजुअल कहाँ से लाऊं? तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो नॉमिनेट करेगी किसी इंडिविजुअल को कि ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव एलएलपी में हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। तो इसी तरीके से मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, डेजिग्नेटेड पार्टनर मुझे एट एनी टाइम चाहिए 2। साथ ही साथ वो जो 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए, और उन दोनों इंडिविजुअल्स में भी एक इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहना चाहिए, जिसका स्टे इन इंडिया होना चाहिए 120 डेज। अब हम पढ़ रहे हैं आगे। आगे में यहाँ पे वही चीजें दी गई है। एंटिटी, एंटिटी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 अ फर्म सेटअप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कि बॉडी कॉर्पोरेट और कोई भी पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एक्ट में बनी है, उसे हम एंटिटी का नाम देंगे। फिर फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर की कुछ बातें खास कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। सच हम जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आपने एलएलपी बनाई, अब जब आप एलएलपी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है कि सर जिस साल आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट की है, उस साल देखो क्या आपने एलएलपी 31 मार्च, आप क्या आपने एलएलपी 30 सितंबर के पहले इनकॉर्पोरेट किए या 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट किए? अगर आपने एलएलपी यहाँ इनकॉर्पोरेट की बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए एलएलपी के लिए? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब अगर मैं एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं यहाँ पे, कहा? बिफोर, प्रायर 30 सितंबर, यानी कि मैं 30 सितंबर के पहले अभी भी अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करता हूं, तो मेरी एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर 1 सितंबर, 1 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ये चीज तो फिक्स है। एंड कब होगा? 31 मार्च पे। लेकिन कौन से 31 मार्च पे? वो चेक करने के लिए हम देखते हैं कि एलएलपी कब इनकॉर्पोरेट हुई। क्या वो एलएलपी 30 सितंबर के पहले इनकॉर्पोरेट हुई है? तो इस केस में इसका फाइनेंशियल ईयर होगा बिटवीन 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, जो इमीडिएटली सक्सीडिंग 31 मार्च आ रहा है जिस साल का, उस साल में मेरा 1 ईयर कंप्लीट होगा। तो यहां तक की तो लॉजिकल बात थी, जैसे हम नॉर्मली सोचते। बट ये आगे का क्या कहता है कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, या एलएलपी, सॉरी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है आफ्टर 30 सितंबर, तो उस केस में क्या होगा?
कि अगर आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट की आफ्टर 30 सितंबर, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा, यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल ईयर ऊपर वाले केस वन में है, यहाँ तक का, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 March 2026, in case my company is in case my LLP is incorporated prior 30th September. अब यहाँ पे अगर मेरी LLP इनकॉर्पोरेट हो रही है आफ्टर 30th September, तो इस केस में मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा? इस केस में मेरा फाइनेंशियल ईयर जो बनेगा वो बनेगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन 31 मार्च कौन सा? जो इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर का है वो नहीं, 31 मार्च जो है नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर का। यानी कि क्या, कि यहां से लेके इस 31 मार्च को मैं छोड़ता हूँ, इसके आगे आने वाला नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च है वो बन जाएगा मेरा फाइनेंशियल ईयर। तो इस केस में मेरा फाइनेंशियल ईयर बनेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 25 टू 31 March 2027, in case my LLP is incorporated after 30th September 2025। तो आई होप आपको ये चीज समझी होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या होगा? अ पीरियड दैट बिगिंस फ्रॉम 1st day of April टिल 31st day of March। फिर ये कह रहा है कि अगर कोई भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 30th day of September of a year, the financial year may end on 31st day of March of next following ऑफ द ईयर, नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, कि उसके आने वाले 31 मार्च के बाद आने वाले साल के 31 मार्च को वो ईयर खत्म होगा। फिर सेम चीज आपको एग्जाम्पल में दी है कि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की ऑन 15 अक्टूबर 2019, तो एज सच मेरा ईयर होना चाहिए था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 तक के। लेकिन क्योंकि मैंने कंपनी एलएलपी कहाँ इनकॉर्पोरेट की है? ऑन 15 अक्टूबर 2019 को, यानी 30 सितंबर के बाद में इनकॉर्पोरेट की है। तो मेरा एंड कहाँ होगा? ईयर एंड कहाँ होगा? 31 मार्च 2020 पे नहीं, उसके बाद आने वाले साल पे, यानी 31 मार्च 2021 पे। फिर यहाँ पे दिया गया कि हम ईयर के लिए 1 अप्रैल 31 मार्च क्यों लेते हैं? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट से सो। फिर फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी क्या है? कोई भी ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई है या रजिस्टर हुई है इंडिया के बाहर, लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उसे मैं क्या नाम देता हूँ? उसे मैं नाम देता हूँ एज फॉरेन एलएलपी। फिर हम आगे निकलते हैं ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होगी? वो पार्टनरशिप जो रजिस्टर हुई है एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये क्या होता है? ये मींस एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, between partners of LLP और between LLP and partners that determines mutual rights, कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच और पार्टनर्स और एलएलपी के बीच के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को बताता है, उसे हम एलएलपी एग्रीमेंट कहते हैं। उसके बाद है पार्टनर। पार्टनर कौन है? अ पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन एलएलपी अकॉर्डिंग टू एलएलपी एग्रीमेंट, उसे हम पार्टनर का नाम दे देते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी थ्रू दिस चार्ट। अब हमें और क्या दिया गया है? फिर स्मॉल एलएलपी, जैसे कि स्मॉल कंपनी है वैसे हमने स्मॉल एलएलपी भी बनाई है। तो स्मॉल एलएलपी होने के लिए आपके पास तीन कंडीशन है। पहला, आपका कंट्रीब्यूशन, कि जो पार्टनर्स पैसा ला रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं होना चाहिए 25 लाख तक के। अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है क्या, कि गवर्नमेंट ने आपको एक रेंज दी है अप टू 5 करोड़, कि गवर्नमेंट चाहे तो इस रेंज में 0 to 5 करोड़ कोई भी लिमिट किसी भी साल के लिए रख सकती है। एज ऑफ नाउ उन्होंने वो लिमिट क्या रखी है? 25 लाख। कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जीरो कंट्रीब्यूशन किसी भी कंपनी का, किसी भी सॉरी, मैं पता नहीं क्यों बार बार कंपनी कह रहा हूं, बट कंट्रीब्यूशन किसी भी एलएलपी का, अगर किसी भी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन 25 लाख के नीचे है, 25 लाख तक है, 25 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एज अ स्मॉल एलएलपी। साथ ही साथ उन्होंने कहा टर्नओवर, आपका टर्नओवर जो आपने बताया अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी में और प्रीवियस ईयर की पिछले साल का जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी दिया होगा, उसके हिसाब से आपका टर्नओवर एक्सीड
नहीं कर रहा है 40 lakhs, एंड आपने सारी कंडीशंस जो प्रिस्क्राइब की गई है इस एक्ट में वो मीट की है, तो आप बनते हो स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी के लिए क्या है पढ़ते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। ये जो 25 लाख का अमाउंट है, ये गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा के हायर अमाउंट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, और ये हायर अमाउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 करोड़ का। 25 लाख ऑफ कंट्रीब्यूशन इज द लिमिट, इसको बढ़ा के आप 5 CR तक ले जा सकते हैं। सिमिलरली टर्नओवर ऑफ विच एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एज पर immediately preceding year does not exceed 40 lakh rupees or such higher amount not exceeding 50 crore rupees as may be prescribed, or which has met other requirements as prescribed, और जिसने बाकी रिक्वायरमेंट्स जो प्रिस्क्राइब की गई है वो भी फॉलो किया है। अब आ रहा है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये कह रहा है कि सेव और अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल नॉट अप्लाई टू एलएलपी। यानी कि क्या, जहां जब तक कि ये एक्ट खुद से एक्सप्रेसली ना कह दे कि एलएलपी एक एक्ट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके प्रोविजंस एलएलपी पे अप्लाई हो रहे हैं, तब तक के एलएलपी पे कोई भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट वी हैव पार्टनर्स, कि पार्टनर्स कौन हो सकते हैं। पार्टनर या तो एक इंडिविजुअल हो सकता है या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है एलएलपी में, लेकिन पार्टनर कौन नहीं हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का हो। और इसे अनसाउंड किसने डिक्लेयर किया, मैंने, किसी के भी बोलने से कि तुम पागल हो, तुम अनसाउंड माइंड क्यों चलेगा क्या, नहीं। जिसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करना चाहिए, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। दूसरा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट है, या हु हैज अप्लाइड टू बी एन एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट और हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। फिर हमारे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, कि एक फर्म में मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे। सो द आंसर इज सिंपल, कि एक एलएलपी में मिनिमम आपको दो पार्टनर्स तो चाहिए, कि अगर आपको एलएलपी बनानी है, आपको एलएलपी बनानी है तो आपको मिनिमम दो लोग तो चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एलएलपी बनाई, एलएलपी में दो लोग हैं, ए एंड बी। अब बी बिजनेस छोड़ के चला जाता है, अब एलएलपी में कितने लोग बचते हैं, एक, राइट। तो यहां तक के एलएलपी में कितने लोग थे, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन एलएलपी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बी छोड़ के चला गया। अब यहां से कंटिन्यू करते वक्त हमारी फर्म में कितने पर्सन बचे, वन, दैट इज ए। या इस पूरे टेन्योर में ए ही एलएलपी है का पार्टनर है। तो उस केस में, लेकिन एक्ट तो कह रहा है कि दो लोग लाओ मिनिमम। तो उस केस में एक जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके पास ऑप्शन है कि भैया आपका नंबर मिनिमम प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स के नीचे गया, यानी आप अकेले बंदे हो, आप अकेले बंदे एलएलपी चला सकते हो क्या, नहीं। तो आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं क्या, कि यहाँ से जो 6 महीने का टेन्योर है ना, कि जहां से बीन हैज लेफ्ट योर बिजनेस, यहाँ से 6 मंथ के अंदर आप एक पार्टनर ले आओ, आप अपना नंबर ऑफ पार्टनर्स इन योर एलएलपी को इंक्रीज कर दो टू अगेन मिनिमम टू। अगर आप ये 6 महीने के अंदर कर देते हो तो वेल एंड गुड, तो सारी चीजें नॉर्मली चलेगी। और अगर आप ये चीजें 6 महीने के अंदर नहीं कर पाते हो, तो जिस डेट से बी लेफ्ट करके गया, जब से बी छोड़ के गया है, उसके बाद से जब तक कि आपके मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स दो से कम रहे हैं, उस टाइम पीरियड के लिए जितने भी एलएलपी के ट्रांजेक्शन है, उसके लिए पार्टनर की लाइबिलिटी हो जाती है कैसी, पार्टनर विल बी लाइबल पर्सनली, यानी कि पार्टनर को जो लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट रिवोक कर दिया जाता है उस पीरियड के लिए, जिस पीरियड में आपका नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस्ड है बिलो टू, और आपने 6 महीने लैप्स हो गए, यानी कि आपने 6 महीने के अंदर उस नंबर को बढ़ाया नहीं है। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, कि इस केस में क्या लाइबिलिटी ऑफ ए विल बी अनलिमिटेड, देखते हैं। पहला है केस वन, कि यहां पे अगर सी को एंटर कर दिया, कि इस केस में अब मान लीजिए एक सी नाम का एक और पार्टनर 6 मंथ्स के अंदर ए लेके आ जाता है फर्म में, तो क्या ए की लाइबिलिटी अनलिमिटेड अनलिमिटेड होगी, या ए के पर्सनल एसेट्स लायबल रहेगी। द आंसर इज नो, क्योंकि उसने 6 महीने के अंदर वो करेक्शन कर दिया है। अब इसी को हम पढ़ते हैं एज केस
टू कि यहाँ 6 महीने लैप्स हो गए, बी था, बी आया, बी चला गया पार्टनरशिप फर्म से, अब उस एलएलपी में सिर्फ ए है। अब यहाँ पे 6 महीने के लैप्स होने के बाद में सी को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या इस केस में एक ही लाइबिलिटी फिर लिमिटेड रहेगी या एक ही लाइबिलिटी, ए विल बी पर्सनली लायबल? सो द आंसर इज यस कि ए विल बी पर्सनली लायबल। किसके लिए? कि ये जो जब से बी छोड़ के गया तब से इस टेन्योर में जहां आपके मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स लोअर थे देन टू, उस टाइम पीरियड में जितने ट्रांजेक्शन हुए उसकी भी रहेगा लायबल। वही चीज यहाँ पे दी गई है कि if at any time the number of partner in an LLP is reduced below 2, the LLP carrying on the LLP carries on business for more than 6 months. While the number so reduced, the person who is the only partner of the LLP during that time on carrying on business after those 6 months, having knowledge of the fact कि आपका नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम हो गया, आप इकलौते पार्टनर हो एलएलपी में, आपको नॉलेज भी है, उसके बाद भी आप 6 महीने से ऊपर के टाइम पीरियड में बिजनेस कैरी कर रहे हो, shall be personally liable for obligations incurred during this period, कि जिस पीरियड में 6 महीने लैप्स होने के बाद भी अगर आपने पार्टनर नहीं लाया है, आपका मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर मीट नहीं हो रहा है और आप अकेले पार्टनर हो एलएलपी में, आपको नॉलेज है इस बात का, तो ये जब से वो पार्टनर छोड़ के गया है तब से उन 6 महीने या जब तक कि आपने वो नंबर वापस रिवाइव नहीं किया है टू टू, तो उस टाइम पीरियड के लिए जितने भी फर्म के ट्रांजेक्शन है उसके लिए वो पार्टनर जो जिसको नॉलेज था, जो इकलौता पार्टनर था उस टाइम पीरियड में, वो पर्सनली लायबल रहेगा। फिर हम आते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर पे कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी कोई भी ऐसा पार्टनर जैसे आपने डिजाइन डेजिग्नेशन दे दिया है, अब उस डेजिग्नेशन के लिए आपको कितने पार्टनर्स चाहिए? तो मिनिमम आपको 2 लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज 2। ये 2 लोग होने चाहिए इंडिविजुअल्स। एट द सेम टाइम वन ऑफ देम शुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। अब इस रेसिडेंट के लिए मैं कितने डेज चेक करूं? रेसिडेंसी इन इंडिया के लिए मुझे पीरियड देखना पड़ेगा। His stay in India should not be less than 120 days during the financial year। अब सर मेरी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में इंडिविजुअल भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है। क्या बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है डेजिग्नेटेड पार्टनर? तो यहाँ पे मुझे क्या है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कैन ओनली बी एन इंडिविजुअल, इसलिए ये कहता है कि इफ एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट है तो in that case, body corporate in which one or more partners are individual and body corporate। कि body corporate भी है, individual भी है। At least 2 individuals are the partner of such LLP or nominees of body corporate shall act as designated partner। Simple example, let us go। कि आपकी एलएलपी है, एलएलपी के लिए आपको 2 पार्टनर चाहिए। आपका एक पार्टनर है इंडिविजुअल, आपका एक पार्टनर है बॉडी कॉर्पोरेट। अब मुझे बनाने हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, मुझे 2 पार्टनर्स को एज अ डीपी या एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर असाइन करना है। तो ये इंडिविजुअल चलेगा क्या एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? यस। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट चलेगा क्या एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? द आंसर इज नो। तो इस केस में ये बॉडी कॉर्पोरेट एक नॉमिनी देगी जो कि होगा एक इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल एक्ट करेगा एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। वही चीज यहाँ पे आपको दी गई है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है कि एक एलएलपी है, उस एलएलपी में 5 पार्टनर्स है। 5 पार्टनर्स कौन कौन से? ए नॉन रेसिडेंट है, बी है, बी भी नॉन रेसिडेंट है, सी है, सी रेसिडेंट है, डी रेसिडेंट है, ई रेसिडेंट है। मतलब कि क्या एलएलपी में 5 पार्टनर, उसमें से 2 नॉन रेसिडेंट, 3 रेसिडेंट। अब इस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? आपको पता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर तो आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल चाहिए, यानी कि सी डी एंड ई। सी डी एंड ई में से तो कोई ना कोई एक पार्टनर का एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर होना इज कंपलसरी। अब ए एंड वाई बिकॉज दे आर रेसिडेंट्स, और आपको मिनिमम एक पार्टनर एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट होना चाहिए। तो इन तीनों में से आप किसी एक को तो बनाना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। फिर आप चाहो तो ए बी को भी बना सकते हो एज अ सेकंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, या आप चाहो तो सी डी एंड ई इनमें से भी किसी एक को बना सकते हो एज अ सेकंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब हम आ रहे हैं ओवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलएलपी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एलएलपी सिंस इज एन हाइब्रिड बिटवीन आपकी कॉर्पोरेट फॉर्म, कंपनी एंड पार्टनरशिप, तो यहाँ पे आपको उनके मिले जुले
फीचर्स देखने को मिलेंगे कि एन एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एन एलएलपी हैज परपेचुअल सक्सेशन, एन एलएलपी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी होती है। ये किसका पॉइंट है? ये है पार्टनरशिप का। ये परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी आपको कॉर्पोरेट फॉर्म में देखने को मिलती है। सेम एलएलपी में कॉमन सील है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एलएलपी एक एग्रीमेंट के थ्रू गवर्न होती है। इसका मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है। और यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें हैं, तो इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। सो लेट अस कीप दिस वेरी फंडामेंटल डायग्राम इन आवर माइंड व्हाइल वी रीड दिस कि भाई एक एलएलपी है। इस एलएलपी को बनाया होगा कुछ लोगों ने। ये लोग जब आपस में आते हैं एक एग्रीमेंट करते हैं, एक एग्रीमेंट करके बनाते हैं एक एलएलपी। द मोमेंट ये एलएलपी बनती है, दिस एलएलपी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये एलएलपी अलग है, इसके पार्टनर्स अलग है। एलएलपी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी। अब क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्या ये अपने नाम पे एसेट्स या प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है एलएलपी? जी हाँ, कर सकती है। अब क्या ये एलएलपी अपने नाम पे किसी और इंसान के साथ ट्रांजैक्शंस में एंटर कर सकती है? कैन इट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स? कैन एन एलएलपी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ओन नेम? The answer again is yes. अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जैसे हम पार्टनरशिप फर्म में देखते थे कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था, ये जितने पार्टनर्स होते थे ये सब एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट बन जाते थे। यानी इसने कुछ एक्ट किया तो ये दूसरे पार्टनर्स भी उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जी हाँ। लेकिन एलएलपी में क्या होता है कि एलएलपी में जो पार्टनर्स है ना, दे आर एजेंट्स नॉट ऑफ ईच अदर, बट द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ एलएलपी। ये पार्टनर एजेंट किसका है? एलएलपी का। तो पार्टनर के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगी? एलएलपी। अब इतना समझने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला क्या है, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों? क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट होती है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, और इसमें मेंबर्स के राइट्स और लाइबिलिटीज अफेक्ट नहीं होते हैं बाय एनी चेंज इन पार्टनर्स। कि भाई जैसे कि हमने पढ़ा था कंपनी, कंपनी में होता है परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आते हैं मेंबर्स जाते हैं, लेकिन उससे कंपनी को असर नहीं पड़ता, वो वैसी एग्जिस्टेंस में रहती है। वैसे ही एक एलएलपी में पार्टनर्स के आने जाने से एलएलपी को के एग्जिस्टेंस को असर नहीं पड़ता, वो इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन ओवर हियर। फिर ये क्या कह रहा है, ये सेक्शन 3 ऑफ एलएलपी एक्ट क्या कह रहा है कि एलएलपी एक्ट का सेक्शन 3 कह रहा है कि एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। की कोई डाउट हो तो हमने यहाँ पे भी लिख के बता दिया है। दूसरी चीज, एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन है, यानी क्या कि किसी भी पार्टनर का डेथ हो, इंसैनिटी हो, रिटायरमेंट हो, इंसॉल्वेंसी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एलएलपी फिर भी नॉर्मल कोर्स में कंटिन्यू कर सकती है। क्या कि इट इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कि एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं ऑन इट्स ओन नेम, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके पार्टनर्स की या तो डेथ हो रही है, रिटायरमेंट हो रहा है, इंसॉल्वेंसी हो रहा है। व्हाई? बिकॉज एन एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर आ रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। किया ये क्या कहता है कि एलएलपी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, इट्स लाइबिलिटी की। ये क्या कह रहा है यहाँ पे बेसिकली कि एलएलपी है, एलएलपी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड कहाँ तक के? टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स इट ओन। कि अगर एलएलपी एलएलपी आपने बनाई है, एलएलपी कुछ प्रॉपर्टी कुछ एसेट्स होल्ड करेगा, तो उस टोटल एसेट पूल से ज्यादा तो आप एलएलपी से पैसा नहीं ले पाओगे। तो उस एलएलपी की लाइबिलिटी उस एसेट पूल तक के लिमिटेड है। वहीं उसके जो पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक के लिमिटेड है? टू द अमाउंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन दे हैव कमिटेड टू सच एलएलपी। वही चीज यहाँ पे दी गई है। क्या कहता है ये? द एलएलपी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी is liable to the extent of its assets, but the liability of partner is limited to their agreed contribution to LLP. In other words, the creditor shall be the creditor of LLP alone. यानी कि क्या? यानी कि ये जो क्रेडिटर है ना, ये पैसा वसूल कर सकता है अगेंस्ट एलएलपी। तो अगर कोई भी क्रेडिटर है, वो अपनी उधारी या अपना डेट ड्यू किससे रिकवर करेगा? एलएलपी से। क्या ये क्रेडिटर डायरेक्टली मूव कर सकता है इन पार्टनर्स के पास टू रिकवर हिज amount due? The answer is no. He has to recover such amount from the LLP. और इस एलएलपी को पैसा कहाँ से आएगा? इन पार्टनर्स के थ्रू। और कितना आएगा? जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। आगे चलते हैं अबाउट म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी ये क्या कहता है कि नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट
or unauthorized action of other partner. Thus, the individual partner is shielded from joint liability created by partners' wrongful act of business or misconduct. All partners are the agents of LLP alone. No one partner can bind the other partners by his act. ये कह रहा है कि ये जितने पार्टनर्स हैं ना, ये सभी एक दूसरे के एजेंट नहीं है, ये सभी पार्टनर्स जो है ये एलएलपी के एजेंट है। तो द पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एलएलपी, और कोई भी पार्टनर अपने किसी भी ऐसे एक्ट के लिए इन बाकी पार्टनर्स को लायबल नहीं करा सकता है अगर वो एक्ट कैसा है, उसके पास के बियॉन्ड है, वो अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में वो एक्ट कर रहा है, या विच इज बियॉन्ड द एग्रीमेंट जो उसे एंटाइटल करता है, उसके बियॉन्ड अगर इसने कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट किया जिसके कारण कोई लाइबिलिटी इनकर हो रही है, जो इसके पास, जो इसके इंडिपेंडेंट अथॉरिटी में था, या जो इसके एलएलपी के एग्रीमेंट की अथॉरिटी के बाहर था, तो उस एक्ट के लिए ये बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं रहेंगे। वही चीज यहाँ पे आपको दी गई है थ्रू म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट इज एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? एलएलपी एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है जो राइट एंड ड्यूटीज बताता है पार्टनरशिप में पार्टनर्स की क्या होगी। साथ ही साथ अब पार्टनरशिप एलएलपी को चॉइस है कि या तो आप अपना खुद का एलएलपी एग्रीमेंट बना लो, तो उससे आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज पता चल जाएगी। दूसरा कि अगर आप अपना एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बना रहे हो, तो हमारे पास शेड्यूल 1 तो ही है। शेड्यूल 1 में राइट्स एंड ड्यूटीज दी हुई है। तो अगर कोई एलएलपी है जो अपना एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाती है, तो उस केस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ से डिटरमाइन होगी? थ्रू शेड्यूल 1। दैट इज द सेम थिंग यहाँ पे दी हुई है कि इन अब्सेंस ऑफ सच राइट्स एंड ड्यूटीज की एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइन होती है। उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन है क्यों? क्योंकि इट हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ, कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है थ्रू लॉ, इसीलिए इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज इनविजिबल, इट इज इंटेंजिबल, इट इज immortal, but it is not a fictitious person, कि ये काल्पनिक नहीं है। It exists. Why it exists? Because it has been created through power of law, through incorporation. Hence, it is a separate legal entity. फिर हमने देखा था कॉमन सील। कॉमन सील हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट में, कि कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथराइज करना है तो उसके लिए आप कॉमन सील लगाते हो। सेम चीज अगर आप चाहो तो इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल, कि अगर एलएलपी चाहे तो वो अपनी कॉमन सील बना सकती है। ये कॉमन सील किसके पास रहेगी? इसकी कस्टडी किसके पास रहेगी? एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास। और ये एलएलपी जब भी इस कॉमन सील को यूज कर रही है, यानी जब भी आप कॉमन सील को अफेक्स कर रहे हो, तो जब भी आप कॉमन सील को यूज करोगे, इट शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कि आपके जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसमें से मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो प्रेजेंट रहने चाहिए जब भी आप कॉमन सील यूज कर रहे हो। वही चीज यहाँ पे की है। एन एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। एलएलपी चाहे तो कॉमन सील बना सकती है, इट इज नॉट मैंडेटरी। अब इसकी कस्टडी होगी विद सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, और जब भी आप इसे अफेक्स करेंगे, इट शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी, कि फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आपने बनाई है एलएलपी, उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। सेम थिंग इज गिवन थ्रू एन एग्जांपल, कि अगर कोई इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, लीगल प्रोफेशनल है, तो ये लोग आपस में फॉर्म्स नहीं जैसे कि आप बात करते हैं सीएस, तो ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आपका कुछ प्रोफेशन ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे आप कंपनी फॉर्म में बिजनेस नहीं कर सकते, या आप अगर कोई इंजीनियर है या लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप पार्टनरशिप करने से डरते हैं लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। तो ऐसे केस में आपके पास एक इजियर ऑप्शन है कि आप एलएलपी बना लें। एलएलपी बनाने का आपको क्या फायदा मिलेगा? कि आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी लिमिटेड, आपको एक कंपनी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हेंस यू विल फॉर्म एन एलएलपी। अब यहाँ पे दिया है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। क्या कि मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए कौन एंटाइटल्ड रहेगा? सारे पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? जी नहीं, सारे पार्टनर्स। ये जितने पार्टनर्स हैं ना, ये सारे पार्टनर्स मिलके कंपनी का बिजनेस चला सकते हैं, इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट में ये सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपने इसमें से 2 लोगों को बनाया है डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों बनाया? क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस,
बट इन्हें डीपी हम इसलिए कह रहे हैं या डेजिग्नेटेड पार्टनर इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी आपको आरओसी के साथ कंप्लायंस करने, वो कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी इन डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास है। तो कंपनी के बिजनेस में के मैनेजमेंट में कौन पार्ट लेगा? ऑल दी पार्टनर्स। वहीं पे आरओसी के साथ जो कंप्लायंस है, उस कंप्लायंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अगर कंप्लायंस में कोई भी एरर आता है, कंप्लायंस में कोई भी डिफॉल्ट रहता है, तो उसके लिए हम किसे पकड़ेंगे? उसके लिए हम डेजिग्नेटेड पार्टनर को लायबल करेंगे। वही चीज यहाँ पे दी गई है। बट कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट सारे पार्टनर्स कर सकते हैं, बट दी डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लाइंसेस। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? दो। ये उसमें भी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या है? क्या आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दिया गया है क्या? नहीं। तो एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर नहीं बताया, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर दो दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर भी चाहिए। और ये जो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, ये होने चाहिए इंडिविजुअल। और इन इंडिविजुअल्स में से मिनिमम एक होना चाहिए रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ डेज, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, दैट इज 120 डेज। दैट इज 120 डेज। अब हम आगे चल रहे हैं। आगे हम कहाँ पहुंचे हैं? हम पहुंचे बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स ओनली, कि आप एलएलपी बना रहे हो तो आप एलएलपी सिर्फ बिजनेस पर, लॉफुल बिजनेस के लिए ही बना सकते हो। आप चैरिटी के लिए या नॉन इकोनॉमिक पर्पजेस के लिए एलएलपी नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन, की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अथॉरिटी है, कि वो चाहे तो आपकी एलएलपी पे कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कि एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर्स एंड एमलगमेशन शेल बी अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कि अगर आपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया, कोई भी अरेंजमेंट किया, कि कोई भी दो एलएलपीज है वो मर्ज हो गई या ऐसा अमालगमेट हो गई, तो इस तरीके का आप कोई भी काम कर रहे हो विथ एन एलएलपी, तो वो भी आपको इस एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ई फाइलिंग। ई फाइलिंग ये क्या कहता है? कि आपने एलएलपी बनाई। अब एलएलपी बनाने के लिए आप सारे कंप्लायंसेस कर रहे हो। कंप्लायंसेस किसके साथ कर रहे हो? रजिस्ट्रार के साथ। तो रजिस्ट्रार को आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आप रजिस्ट्रार को दोगे इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट में। ये रजिस्ट्रार को कहाँ पे दोगे? थ्रू अ गवर्नमेंट वेबसाइट, दैट इज www.mca.gov.in में। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन देगा? ये देगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर सारे कंप्लायंस करेगा एक पोर्टल पे। वो पोर्टल है mca.gov.in, जहाँ पे ई रीडेबल फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स दे रहा है डेजिग्नेटेड पार्टनर। और डेजिग्नेटेड पार्टनर जब ये डॉक्यूमेंट्स देता है ना, तब वो वहां पे डिजिटल सिग्नेचर यानी एक साइन करता है उस डॉक्यूमेंट के साथ, कि हाँ, ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ये डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट कर रहा हूँ आरओसी को। वहां पे वो एक डिजिटल सिग्नेचर भी अफिक्स करता है। सेम चीज कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है या डिलीवर करनी है सेक्ट में, तो वो आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्म में इस पोर्टल पे। और इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी देगा या डीएससी भी देगा। उसके बाद है फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी क्या होती है? कोई भी ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर हुई है इंडिया के बाहर, एनी एलएलपी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसे हम कहते हैं एज एन फॉरेन एलएलपी। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, तो फटाफट इसे हम याद करते हैं कि एडवांटेज क्या एलएलपी के। तो सिंपल सा ट्रिक है। एलएलपी बनाना बंद करना आसान है। एलएलपी बनाना बंद करना आसान है, सिर्फ एक एग्रीमेंट लगता है। और ये एग्रीमेंट बताता है कि आपकी लाइबिलिटी कितनी है। और ये एग्रीमेंट आपको देता है दो चीजें, पहला कि आपकी लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है, दूसरा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यानी कि क्या? दी फॉर्मेशन एंड एलएलपी बनाना बंद करना आसान है, ये सब एक एग्रीमेंट से हो जाता है। ये एग्रीमेंट आपकी लाइबिलिटी लिमिट करता है, साथ ही साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का है कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बना लो और अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम ये पॉइंट्स याद रखते हैं क्या? कि इट इज इजी टू फॉर्म एलएलपी, इट इज इजी टू डिसॉल्व एलएलपी इन कंपैरिजन टू अ कंपनी। दूसरी चीज कि एलएलपी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, की एग्रीमेंट हमारी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कि फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हर पार्टनर अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन ला सकता है। नेक्स्ट
आपको एग्रीमेंट से ही पता चलता है कि क्या पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग मच ऑफ डिटेल्स और लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि भैया आपको कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट कंपनी के कंपैरिजन में एलएलपी को कम कंप्लायंसेस फॉलो करनी है, प्लस आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर पे वो सारी कंप्लायंसेस फॉलो करने की जिम्मेदारी दे दी है। तो दिस वर नथिंग बट योर एडवांटेजेस। अब हम पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी। ठीक है, अब मुझे एलएलपी बनानी है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा मिनिमम एटलीस्ट 2 पर्सनल्स, कि मुझे 2 लोग तो चाहिए एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। फिर ये एलएलपी मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, तो इस बारे में मैं किसको बताऊंगा? इस बारे में मैं सारे कंप्लायंसेस करूंगा आरओसी को। तो मुझे आरओसी को बताना पड़ेगा कि आरओसी आरओसी आई एम इनकॉर्पोरेटिंग एन एलएलपी। तो इस केस में मुझे आरओसी को कुछ इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और कुछ प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी पड़ेगी। अब ये जो आरओसी है ना, इसे मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दूंगा? इसे मैं 2 डॉक्यूमेंट्स दूंगा। पहली, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो दूंगा, और साथ ही में मैं एक डिक्लेरेशन दूंगा। ये क्या क्या है समझते हैं। सबसे पहले मैं आरओसी को बताऊंगा नेम, कि मेरी एलएलपी का नाम क्या होगा। पर प्रपोज्ड बिजनेस, कि मेरी एलएलपी क्या बिजनेस करेगी। क्यों? क्योंकि एलएलपी कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक और नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए आप एलएलपी नहीं बना सकते। तो मैं एलएल बताऊंगा आरओसी आरओसी, ये मेरी एलएलपी है, इसका ये नाम है, इसका ये बिजनेस है, ये एलएलपी ये बिजनेस करेगी, ये इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो एलएलपी से कंप्लायंस के लिए जितने भी कम्युनिकेशन है, वो तुम इस रजिस्टर्ड ऑफिस पे करना। फिर मैं डिटेल्स दूंगा, मैं नाम बताऊंगा, एड्रेस बताऊंगा, आईडी प्रूफ्स दूंगा, किस किस के, मेरे पार्टनर्स के और मेरे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के, इनकी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। साथ ही साथ और कोई अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो एक्ट कहता है या रूल्स कहता है, वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। तो मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा फॉर इनकॉर्पोरेशन पर्पस। एट द सेम टाइम मैं आपको डिक्लेरेशन दूंगा। मैं आपको क्या डिक्लेरेशन दूंगा? एक डिक्लेरेशन जो जो भी मेरा सीए सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो मुझे एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प कर रहा है, वो ये डिक्लेरेशन देगा कि हाँ, सारे कंप्लायंसेस इस एक्ट के साथ के रूल्स के फॉलो हुए हैं। एट द सेम टाइम मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं इस एलएलपी के, वो भी एक डिक्लेरेशन देंगे। सब्सक्राइबर्स यानी जो लोग एलएलपी बना रहे हैं, वो भी एक डिक्लेरेशन देंगे कि हाँ, हम भी एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि इस एक्ट के इस सारे रूल्स के हमने सारे कंप्लायंसेस फॉलो किए हैं। फिर अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आरओसी को मिलती है और आरओसी सेटिस्फाइड हो जाता है, तो मुझे क्या दे देता है? वो मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। और इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते से ही मेरी एलएलपी हो जाती है इनकॉर्पोरेट, यानी उसका जन्म हो जाता है, यानी एलएलपी बिकम्स अ सेपरेट लीगल पर्सन। बट क्या हो अगर ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये गलत है? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, यानी आपको जेल भेजा जा सकता है अप टू 2 इयर्स के लिए, और फाइन लग सकता है। फाइन कितना? मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। तो अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सेक्शन 11 कैसे डील करता है? इनकॉर्पोरेशन से। जो कह रहा है एलएलपी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, तो मिनिमम आपको 2 और मोर पर्सन लगेंगे, जो एक लॉफुल बिजनेस करना चाहेंगे फॉर प्रॉफिट पर्पस। और आपको शैल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कि 2 या 2 से ज्यादा लोग एक लॉफुल पर्पस के लिए एक एलएलपी बना सकते हैं। बेसिकली ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड with fees to registrar of the state where the registered office of LLP is to be situated। कि मेरे एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उस मेरा एलएलपी है, वो एलएलपी किसी स्टेट में सिचुएटेड होगा, वहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। सिंपल सिंपल सिंपल। ये पॉइंट क्या कह रहा है? कि मैंने बनानी है एक एलएलपी, इस एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस जिस आरओसी के अंडर आता है, उस आरओसी को मैं क्या दूंगा? इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट प्लस प्रिस्क्राइब फीस। तो जिस आरओसी के जुडिक्शन के अंडर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा है मेरी कंपनी का, उसे मुझे देनी है डॉक्यूमेंट्स एंड फीस। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, मुझे इनकॉर्पोरेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है, उनकी यहाँ पे लिस्ट है। और मुझे देना है एक डिक्लेरेशन बाय कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, जो मेरी एलएलपी बनाने में हेल्प कर रहा है। और एक और डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस एलएलपी, क्या? कि
सभी रिक्वायरमेंट्स अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स कंप्लाई हुए हैं, और कोई भी कोई भी ऐसा मैटर है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल देयर टू, कि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड और कोई भी मैटर है तो वो भी हमने कंप्लाई किया है, कोई उससे इंसिडेंटल चीजें हैं तो वो लॉज भी हमने कंप्लाई किए हैं। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है, क्या, पहला कि हमें सारे डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में देना है। उसमें आएगा कि स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी का नाम क्या है, एलएलपी का बिजनेस क्या होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन की जो लोग एलएलपी बना रहे हैं, पार्टनर्स बनेंगे, उनका नाम और पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और पता, और अदर इन्फॉर्मेशन। फिर ये कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन ने नोइंगली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसे जो वो जानता है कि सच्ची नहीं है, तो उस केस में उस पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक की, और उसे फाइन लग सकता है फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज विच में एक्सीड टू 5 लाख रुपीज। फिर हम आ रहे हैं ऑफ ऑन इनकॉर्पोरेशन, कि एलएलपी ने ये सारे डॉक्यूमेंट दे दिए आरओसी को। अब क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, कि अब एलएलपी एज अ रजिस्टर्ड एंटिटी या एज अ रजिस्टर्ड एलएलपी कैसे बनाएगा वो देखते हैं। ये क्या कह रहा है, व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय द क्लॉज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 हैज बीन कंपाइल्ड, यानी आपने ऊपर का प्रोसीजर फॉलो किया, एंड रिटेन्स द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अनलेस रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन दैट हैज नॉट बीन कंपाइल्ड, ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, कि अगर आपने ऊपर की सारी कंप्लाइंसेस की है, कौन सी कंप्लाइंसेस, ये वाली जो हम पढ़ के आए हैं, तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी 14 डेज में आपको एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दे देगा। ये होगा सर्टिफिकेट जो जिसमें नाम दिया जाएगा एलएलपी का, यानी कि क्या, विद इन दी 14 डेज ऑन बीइंग सेटिस्फाइड कि आपने सारी प्रोसीजर फॉलो की है, आरओसी 14 दिन में आपको इशू करेगा एक डॉक्यूमेंट, जिससे जो होगा आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इस सर्टिफिकेट में नाम होगा आपकी एलएलपी का, और ये डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ एक्ट करेगा क्या, कि आपने सारी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट फॉलो की है, और इस डॉक्यूमेंट के मिलते ही आपकी एलएलपी बन जाएगी एक सेपरेट लीगल एंटिटी। वही चीज यहाँ पे दी गई है, द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड as per section 11 as a sufficient evidence that the requirement imposed under clause A have been compiled, कि आपको जो इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो उनसे रजिस्ट्रार ये इन्फर कर रहा है कि आपने सारे कंप्लाइंसेस फॉलो किए हैं। दूसरा है, द सर्टिफिकेट इशूड शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज सील, कि ये जो आपको रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उस पे रजिस्ट्रार की कॉमन सील भी होगी और उसे साइन करेगा रजिस्ट्रार। अब यहाँ क्या कह रहा है, द सर्टिफिकेट शैल बी एन एविडेंस दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर इन, कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है ना, ये एक एविडेंस है कि अब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं आगे का पॉइंट, दैट इज एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन। इसकी बात कौन सा सेक्शन कर रहा है, इसकी बात करता है सेक्शन 13। ओके, सेक्शन 13 ये कह रहा है कि आपने एलएलपी को बताया था मेरा एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, अब उस रजिस्टर्ड ऑफिस को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। ये क्या कहता है, एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिस बी एड्रेस, कि आपके जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी पे आपके रजिस्ट्रार के साथ सारे कम्युनिकेशंस हो गए। दूसरा है, हम मानेंगे कि एक डॉक्यूमेंट सर्व हो गया है, अगर वो डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे या किसी ऐसे एड्रेस पे जो एलएलपी ने कम्युनिकेशन के लिए बताया था रजिस्ट्रार को, यानी कि क्या, डॉक्यूमेंट, अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजा कैसे, पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से, कहाँ पे, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, तो हम मानिए कि वो डॉक्यूमेंट एलएलपी को सर्व हो गया है क्योंकि मैंने उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे वो डॉक्यूमेंट भेजा है। ओके, नेक्स्ट इज, एन एलएलपी में चेंज इट्स प्लेस दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन उस ऐसा आपको एलएलपी आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं रजिस्ट्रार को दूंगा एक नोटिस, और उस नोटिस को फाइल करने के साथ और सारी कंप्लाइंसेस फॉलो करने के बाद मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है कि
अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया रिलेटेड टू योर रजिस्टर्ड ऑफिस, या आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया और आरओसी को बताया ही नहीं, या कोई भी आपने इस प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, तो उस केस में आप पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितना? 500 पर डे। कि पर डे जितने दिनों तक के लिए वो नॉन कंप्लायंस रहा, उतने दिनों तक के लिए हर दिन आप पे 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। मैक्सिमम ऑफ 50,000, सॉरी, मैक्सिमम ऑफ 50,000। कि ये 500 500 500 पर डे, 500 फॉर डे वन, 500 फॉर डे टू, 500 फॉर डे थ्री, ऐसे एक्यूमुलेट हो के ये अमाउंट कितना बढ़ सकता है? मैक्सिमम 50,000 तक के। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 14 क्या कहता है? आपने बना ली है एलएलपी, एलएलपी हो गई है रजिस्टर। अब इससे सारी, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसके इफेक्ट होते हैं चार। पहला, एलएलपी बन जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि अब ये एलएलपी अपने नाम पे किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है, कोई और इस एलएलपी के अगेंस्ट उस एलएलपी के नाम पे केस कर सकता है। एलएलपी खुद प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। एलएलपी चाहे तो डूइंग और सफरिंग ऑफ सच एक्ट्स और थिंग्स एज अ कॉर्पोरेट में लॉफुली डू और सफर, की यानी कि क्या, कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कोई बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती थी, यानी कोई बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट जो भी एक्ट कर सकती थी, वही एक्ट्स अब एक एलएलपी भी कर पाएगी, यानी एलएलपी अब बिजनेस भी कर पाएगी। एंड इट हैज अ कॉमन सील, कि अब एलएलपी चाहे तो अपनी कॉमन सील भी ला सकती है। इट इज नथिंग बट जेनेरिक पॉइंट्स जो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अब है नाम के बारे में, कि एलएलपी के नाम से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है। वो क्या है? कि सबसे पहले आपको अपनी एलएलपी के नाम के एंड में या तो आप एक्रोनिम यूज करो एलएलपी, या तो लिखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब आपकी एलएलपी का नाम कैसा हो? अब आपकी एलएलपी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में है, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि आपकी एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल है, कि अच्छा नहीं है, या आइडेंटिकल है, या रिजेंबल कर रहा है किसी भी एग्जिस्टिंग एलएलपी या कंपनी को, या किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क को, तो उस नाम को रखने की आपको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। क्या? सिंपल है। ये क्या कह रहा है? कि मैंने एलएलपी बनाई है, अब एलएलपी का कुछ नाम होगा। अब ये नाम मैं कैसा रखूं? ये नाम मुझे रखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि ये नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। कि मैंने ऐसा नाम रख दिया जिससे सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, या कोई रिलीजन पे कोई ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट में कुछ अनडिजायरेबल टर्म यूज कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें आपके एलएलपी के नाम में नहीं हो सकती। दूसरा, वो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी या किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी या किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से सिमिलर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक फर्म है, अ, हल्दीराम्स, तो मैं क्या मैं एक न्यू हल्दीराम्स करके एक एलएलपी बना सकता हूँ? इज दिस हल्दीराम एन एग्जिस्टिंग कंपनी? यस। क्या उससे मिलता जुलता मैं नाम बना रहा हूँ एज न्यू हल्दीराम्स? क्या ये चीज चलेगी? क्या ये चीज नहीं चलेगी, कि मैं अपनी एलएलपी का नाम किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी के मिलते जुलता नहीं रख सकता हूँ। फिर यह है रिजर्वेशन ऑफ नेम। रिजर्वेशन ऑफ नेम का प्रोसीजर क्या कह रहा है? कि मुझे एलएलपी बनानी है, मुझे उसका नाम रखना है, नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और किसी एग्जिस्टिंग फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अब मैं चाहूँ तो जैसे मैं कंपनी का नाम थ्रू रन रिजर्व यूनिक नेम के थ्रू रिजर्व करके रख सकता था, ऐसे ही मैं चाहूँ तो मैं एलएलपी बनाते वक्त एलएलपी का भी नाम रिजर्व करके रख सकता हूँ बाय गिविंग अ फीस। अब ये मैं कब कर सकता हूँ? मैं तब कर सकता हूँ, तब मैं नाम रिजर्व कब कर सकता हूँ? तब जब या तो मैं एलएलपी बना रहा हूँ, या मैं एलएलपी का नाम चेंज कर रहा हूँ। दो सिनेरियो में, पहला, या तो मैं नई एलएलपी बना रहा हूँ, तब मैं नाम रिजर्व कर लूँ, या दूसरा, जब मेरी एग्जिस्टिंग एलएलपी है और मैं उसका नाम चेंज कर रहा हूँ, तब मैं उसके लिए नाम रिजर्व कर सकता हूँ। इस केस में मैं क्या करूंगा? ऑन रिसिप्ट अपॉन एप्लीकेशन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है तो वो नाम रिजर्व करके रख सकता है। और ये नाम रिजर्व कितने टाइम के लिए रहेगा? फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कि 3 मंथ्स तक के लिए रजिस्ट्रार उस फीस के अगेंस्ट, मैंने एलएलपी बनानी है, मैंने उस एलएलपी को बनाने के लिए रजिस्ट्रार को एक नाम बताया कि ये नाम आप रिजर्व कर दो, कि ये नाम आप किसी और को मत देना, सिर्फ अभी मैं एलएलपी बनाऊंगा तो उसके लिए मैं प्रोसीजर फॉलो करूंगा, तब तक के लिए आप इस नाम से कोई दूसरी एलएलपी मत देना, बना देना। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? जब मैं रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दूंगा, मैं रजिस्ट्रार को प्रिस्क्राइब फीस दूंगा,
तो रजिस्ट्रार उस नाम को रिजर्व कर देगा मेरे लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। और यहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जो हमने पहले पढ़ी है। अब यहाँ पे आ रहा है चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। ये क्या कहता है कि आपने एलएलपी बना दी, आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर दी। अब इस एलएलपी का जो नाम था ना, ये या तो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी से सिमिलर था, या किसी ऐसा वर्ड पे था जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है किसी और पर्सन के पास, कि आपने इनकॉर्पोरेट किया एक एलएलपी। अब इस एलएलपी को जो आपने इनकॉर्पोरेट किया है, उसका नाम आइडेंटिकल है किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगी क्या, कि आपकी एलएलपी को ऑर्डर देगी, आपकी एलएलपी को ऑर्डर देगी जिसका नाम सिमिलर या आइडेंटिकल है, कि तुम अपना नाम चेंज करो। अब आपको अपना नाम कितने टाइम में चेंज करना है? अगेन 3 मंथ्स में। अब इन 3 मंथ्स में दो चीज होगी। पहला, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे और आप अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट मन चाहा नाम आप पे थोप सकती है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज योर नेम एज इट कंसिडर्स डिजायरेबल। वहीं पे अगर इस 3 महीने में आपने एलएलपी ने अपना नाम चेंज कर लिया है, तो क्या होगा? उस केस में आपने नाम चेंज किया, आपने जैसे ही नाम चेंज किया, आप 15 दिन में आरओसी को नोटिफिकेशन दो क्या, कि हमने नाम चेंज कर लिया है। अब आरओसी दे को जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है 15 दिन, आपने एलएलपी है, एलएलपी ने नाम चेंज किया, तो एलएलपी ने जैसे ही नाम चेंज किया वैसे ही वो 15 दिन में नोटिफिकेशन देगा आरओसी को कि हमने नाम चेंज कर लिया है। अब इन ये इंटीमेशन मिलने के बाद वहां से 30 दिन में आरओसी इशू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एलएलपी को, जिसमें उसका नया नाम मेंशन्ड होगा। वही चीज यहाँ पे दी गई है। क्या? चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम कब करेंगे? जब आपका नाम आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल किससे हो? एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग एलएलपी से, या एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क होल्डर से। तब उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करती कि आप 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर लो। अब यहाँ पे भैया जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क होल्डर है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि मैंने एलएलपी इनकॉर्पोरेट की, लेकिन इस एलएलपी का नाम मैच हो रहा है किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क होल्डर के पास। तो ये जो ट्रेडमार्क होल्डर है, इसके पास टाइम है कि ये ट्रेडमार्क होल्डर 3 साल के अंदर, यानी मेरी एलएलपी के इनकॉर्पोरेट होने के 3 साल के अंदर, चाहे तो ये ट्रेडमार्क होल्डर पेटिशन डाल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भैया ये जो आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट की है, इस एलएलपी का जो नाम है उसका ट्रेडमार्क मेरे पास है। तो मैं जाऊंगा और कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट सुनो, ये जो आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर दिया ना, उसका ट्रेडमार्क का राइट मेरे पास है, तो अब आप ऑर्डर करो उस एलएलपी को अपना नाम चेंज करने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस मैं तक कर सकता हूँ? फॉर अ अपील पीरियड ऑफ 3 इयर्स। यानी कि क्या, मेरे पास एक ट्रेडमार्क है, उसका राइट है, अब उसी नाम से एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब मैं इस एलएलपी के इनकॉर्पोरेट होने के 3 साल के अंदर जा सकता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर 3 साल हो गए, मैं चौथे साल में नहीं जा सकता सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब आपको कंपलसरीली उसका नाम चेंज करने का ऑर्डर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडमार्क होल्डर के पास अपील पे जाने का टाइम रिजर्व्ड है अप टू 3 इयर्स। दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन हियर। दैट इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट द application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or change of name of LLP under this act। अब यहाँ पे दिया गया है कि वही है कि एलएलपी ने अगर अपना नाम चेंज किया तो 15 दिन में बताएगा, नोटिस देगा किसको? रजिस्ट्रार को। फिर रजिस्ट्रार सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हुए एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा 30 दिन में, जिसमें एलएलपी का चेंज नेम होगा। और वहीं पे अगर एलएलपी ने कोई डिफॉल्ट किया या उसने अपना नाम नहीं बनाया, बदला, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट नया नाम दे देगी एज इट डीम्स फिट टू दी एलएलपी। और यहाँ पे दिया गया है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट एलएलपी फ्रॉम सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ इट्स नेम। कि एलएलपी चाहे तो, ये तो केस था जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही थी एलएलपी को नाम बदलने का। लेकिन अगर एलएलपी चाहे तो खुद से सुओ मोटो भी अपना नाम बदल सकती है, उसके अगेंस्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिफरेंस बिटवीन एन एनएलपी एंड अ कंपनी। स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंसेस बिटवीन द एलएलपी
एंड अ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में क्या क्या डिफरेंस होता है हम वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहला एक्ट। एलएलपी को कौन रेगुलेट करता है? एलएलपी को रेगुलेट करता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वहीं पे पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगला है बॉडी कॉर्पोरेट। इज एन एलएलपी अ बॉडी कॉर्पोरेट? यस, एन एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट वेयर इज अ पार्टनरशिप इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। फिर अगला पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अ पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कलेक्टिव, इज अ नेम गिवन कलेक्टिवली टू ऑल द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। इसलिए अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, whereas an LLP, a limited liability partnership, is incorporated, hence it is separate from its member। फिर सेसेशन, कि क्या एलएलपी कब खत्म होगा या एलएलपी कब खत्म होगा। एलएलपी को आपको खत्म करना है तो आपको एक लीगल प्रोसेस से जाना है, वर्सेस सेसेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज एज पर द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। वहीं पे रजिस्ट्रेशन, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना वॉलेंट्री है। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन, कि किसी भी पार्टनर के डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी से क्या एलएलपी को फर्क पड़ता है? नो, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन एलएलपी। बट डज इट हैव एन इफेक्ट ऑन नॉर्मल पार्टनरशिप? यस। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट होता है तो उस केस से सक्सेशन पे ऑफ एन नॉर्मल पार्टनरशिप पे असर पड़ता है। उसके बाद है नेम, कि एलएलपी को अपने नाम के एंड में एलएलपी सफिक्स यूज करना है। वहीं पे पार्टनरशिप के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एलएलपी में हर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, अनलेस वो कोई विलफुल डिफॉल्ट कर दे या फ्रॉड कर दे। वहीं पे पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड, यानी कि उसके पर्सनल एसेट्स भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो टू पे ऑफ द डेप्थ ऑफ द पार्टनरशिप। फिर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल एजेंसी की। म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट नहीं होते। दे आर नॉट, ये क्या कह रहा है, ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बट नॉट ओन हिज ओन एक्ट बट नॉट अदर पार्टनर्स। यानी कि क्या, कि एक पार्टनर, एक एलएलपी में सभी पार्टनर्स अपने एक्ट से एलएलपी को बाइंड करते हैं, लेकिन ये अपने एक्शन से दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकते। वहीं पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी कि एक पार्टनर चाहे तो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को भी बाइंड कर सकता है। वहीं पर डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर का कोई प्रोविजन नहीं है हमारे पार्टनरशिप एक्ट में, जबकि एलएलपी में हमें मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, उसमें से एक इंडिविजुअल होना चाहिए, दोनों ही इंडिविजुअल होने चाहिए, जिसमें से एक इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट होना चाहिए, यानी उसका स्टे इन इंडिया 120 डेज रहना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं कॉमन सील की, कि एलएलपी में कॉमन सील होती है, पार्टनरशिप में ऐसा कोई फीचर नहीं है। फिर लीगल कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस एलएलपी में कौन देखता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और नॉर्मल पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीगल कंप्लायंसेस के लिए। एनुअल फाइलिंग, पार्टनरशिप फर्म को कोई एनुअल फाइलिंग करने का कंपल्शन नहीं है। वहीं पे एलएलपी को आरओसी के पास एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है, और उसमें उसे क्या 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, वो कौन कौन सा है? पहला है एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि उसे अपना एक अकाउंट्स की आपने क्या प्रॉफिट एंड लॉस कमाया उसका एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, कि आपकी पार्टनरशिप फर्म स्टेबल है, उसमें पैसा है, उसमें लिक्विडिटी है, इसलिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ता है, और एक एनुअल रिटर्न देना पड़ता है विथ रजिस्ट्रार, जो हर एलएलपी फाइल करती है। तो 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से एलएलपी को देने हैं रजिस्ट्रार को इन इट्स फाइलिंग? इट्स नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, तीसरा है एनुअल रिटर्न्स। वो चीज नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को करने की कोई जरूरत नहीं है। और फॉरेन पार्टनर, क्या एलएलपी में एक फॉरेन नेशनल पार्टनर बन सकता है? दी आंसर इज यस। क्या पार्टनरशिप फर्म में एक फॉरेन नेशनल पार्टनर बन सकता है? दी आंसर इज नो। और हम बात कर रहे हैं माइनर एज अ पार्टनर, क्या माइनर को आप एलएलपी में एडमिट कर सकते हो? दी आंसर इज नो। आप एलएलपी से दूर रखो माइनर को। वर्सेस आप पार्टनरशिप में क्या एक माइनर को ला सकते हो? दी आंसर इज यस, कि फॉर बेनिफिट्स ओनली, कि सिर्फ बेनिफिट्स अवेल करने के लिए आप एक माइनर को भी बाय द कंसेंट ऑफ ऑल योर मेजर पार्टनर्स, आप एक माइनर को फॉर द पर्पज ऑफ एंजॉइंग बेनिफिट्स अपनी पार्टनरशिप में, नॉर्मल पार्टनरशिप में एंटाइटल कर सकते हो, जबकि एलएलपी में हम माइनर को दूर रखते हैं।
अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड डिफरेंस बिटवीन एन एलएलपी। सबसे पहले एक्ट। एक्ट एलएलपी गवर्न होता है, एलएलपी एक्ट 2008 से, वर्सेस पार्टनर वर्सेस कंपनी गवर्न होती है, कंपनीज एक्ट 2013 से। दूसरा, मिनिमम पार्टनर्स या मेंबर्स, कि एलएलपी में जो लोग पैसा डालते हैं उन्हें हम कंट्रीब्यूशन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं पार्टनर्स का। वहीं पे जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उन्हें हम नाम देते हैं शेयर होल्डर्स का या मेंबर्स का। फिर इंटरनल गवर्नेंस। कंपनी की इंटरनल गवर्नेंस होती है एज पर स्टैट्यूट यानी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, वर्सेस एलएलपी की सारी गवर्नेंस होती है एज पर इट्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी आपने एग्रीमेंट बनाया उस एग्रीमेंट के हिसाब से। फिर नेम। नेम क्या है? एलएलपी के आखिरी में आपको सफिक्स लगाना है एलएलपी। कंपनी के केस में क्या, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप वर्ड लिमिटेड यूज करोगे, आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज करोगे एज अ सफिक्स। फिर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि एलएलपी बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। वहीं पे प्राइवेट कम अगर आप कंपनी बना रहे हो तो आप देखोगे कि आप प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपको मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपके मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपके मैक्सिमम मेंबर की लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब की गई है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, कि इन केस ऑफ अ कंपनी, मेंबर की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन हिज शेयर, वर्सेस इन केस ऑफ एन एलएलपी मेंबर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिट होती है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज एग्रीड कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। क्या, कि सर आपकी कंपनी है, कंपनी को कौन मैनेज करता है? कंपनी को मैनेज करते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वहीं पे पार्ट हम बात कर रहे हैं एलएलपी। एलएलपी को कौन मैनेज करता है? एलएलपी को मैनेज करते हैं उसके सारे पार्टनर्स। और कंप्लायंस पर्पस के लिए कौन होता है? उसके लिए हम बनाते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर को। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, कि सर एज सच कंपनी में डायरेक्टर्स के लिए मिनिमम नंबर है, कितना है? फॉर अ प्राइवेट कंपनी 2 एंड फॉर अ पब्लिक कंपनी 3, वर्सेस कि हम एलएलपी में डायरेक्टर्स नहीं होते, एलएलपी में होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो यहाँ पे आपको कितने मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? 2। अब यहाँ पे समरी दी गई है कि जो हमने अभी तक के पढ़ा। तो लेट अस गो थ्रू दिस समरी एंड क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। एलएलपी एक स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस है जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अदर प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये ने बना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाने का मौका दे रहा है, जो हाइब्रिड है बिटवीन अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड अ पार्टनरशिप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसका फायदा क्या है कि एक तो आपको सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने का मौका मिलता है एज एन एलएलपी, दूसरा आपकी एज अ पार्टनर लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन से लोग इस तरीके की एलएलपीज बना सकते हैं, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, स्मॉल सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स हो गए, प्रोडक्शन कंपनीज हो गए एंड सो फॉर। अब यहाँ पे हमने मेन चीजें क्या क्या पढ़ी। एलएलपी। एलएलपी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कब से आती है? फ्रॉम 31 मार्च ऑफ 2009। ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया में। इसके कंटेंट क्या है? 81 सेक्शंस और 4 स्केड्यूल। 4 स्केड्यूल्स कौन कौन से? स्केड्यूल 1 जो बताता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज और लाइबिलिटीज क्या होती है मेरे पार्टनर्स की। दूसरा स्केड्यूल 2, 3 एंड 4 जो बात करते हैं अबाउट कन्वर्जन ऑफ व्हाट अ फ्रॉम a private company and a public unlisted company into an LLP respectively। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी। क्या, कि पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस एलएलपी पे अप्लाई नहीं होते अनलेस एलएलपी एक्ट खुद कहता हो। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स क्या, कि एलएलपी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ये अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरनल स्ट्रक्चर की, और एलएलपी इटसेल्फ इज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, और पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी होती है लिमिटेड। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी कि बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है? 3 लोग। कौन कौन से? एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और 3 लोग नहीं आते, कौन कौन नहीं आते? कॉर्पोरेट सोल नहीं आती है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती, और कोई भी ऐसी बॉडी जो सीजी नोटिफाई करे वो नहीं आती है। फिर हमने पढ़ा बिजनेस। बिजनेस यानी क्या? बिजनेस में ट्रेड आएगा, प्रोफेशन आएगा, सर्विस, ऑक्यूपेशन सब आएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को एग्जम्पशन दे सकती है। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी वो पार्टनर जो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली बना है। सेक्शन 7 क्या कहता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल्स होने चाहिए। उन 2 इंडिविजुअल में से एक इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, और रेसिडेंसी के लिए हम देखते हैं 120 डेज ऑफ स्टे इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर।
फिर एंटिटी की डेफिनेशन की, एंटिटी में बॉडी कॉर्पोरेट भी आती है, पार्टनरशिप फॉर्म्स भी आती है। फिर फॉरेन एलएलपी यानी वो एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। फिर फाइनेंशियल ईयर होगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब इसमें हमें देखना है क्या है कि एलएलपी कब बनी है। एलएलपी अगर 30 सितंबर के पहले बनी है, 30 सितंबर के पहले बनी है एलएलपी, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? सब्सिक्वेंट 31 मार्च को। लेकिन अगर एलएलपी बनी है आफ्टर 30 सितंबर, तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब? एलएलपी बनी है आफ्टर 30 सितंबर, तो उस केस में उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट 31 मार्च की नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर के 31 मार्च पे उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जिस पे हमने डिस्कशन किया है ऑलरेडी। फिर हम आ रहे हैं एलएलपी एग्रीमेंट पे कि एलएलपी एग्रीमेंट बताता है कि पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। एलएलपी एग्रीमेंट आपने बनाया वेल एंड गुड, तो हम वो फॉलो करेंगे। अगर वो आपने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो हम शेड्यूल 1 में जो आपके राइट्स एंड ड्यूटीज है वो आपकी म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बताएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं पार्टनर। पार्टनर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। पार्टनर 3 लोग नहीं हो सकते। कौन कौन नहीं हो सकता? अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन हुज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट एडजुडिकेशन या अपील चालू है फॉर इंसॉल्वेंसी। फिर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर आपके कितने होने चाहिए? मिनिमम 2। कभी भी अगर आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 के नीचे जाता है और आपने वो चीज 6 महीने के अंदर करेक्ट नहीं की है, तो जिस जो इकलौता पार्टनर था इस 6 महीने के दौरान, जब ये करेक्शन नहीं हुआ है, तो उस टाइम पीरियड के लिए, जब तक के लिए आपका मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर वापस रिस्टोर नहीं हुआ है, तो जो इकलौता पार्टनर है उस टाइम पीरियड में वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। उस केस में उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कौन कौन से देखे? स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी क्या होती है? वो एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है, जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और जिसने एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की है। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर हम देख चुके हैं। उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे लगेगा मिनिमम 2 लोग, 2 पार्टनर्स, उनकी डिटेल्स में दूंगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आरओसी को, विथ अ प्रिस्क्राइब फी। डॉक्यूमेंट्स में मैं क्या क्या दूंगा? एलएलपी का नाम, एलएलपी का बिजनेस, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का होगा वो, एलएलपी बनाते समय जो पार्टनर्स है वो और डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके नेम एंड एड्रेसेस, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन टू आरओसी। साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज हेल्पिंग मी इन क्रिएटिंग माई एलएलपी, दैट कैन बी अ सीएस और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। और ये हमारे सब्सक्राइबर्स से, मतलब ये जो लोग मुझे सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट है वो, और जो मेरा सब्सक्राइबर है वो एक डिक्लेरेशन देगा कि हमने एक्ट की सारी कंप्लाइंसेस फॉलो की है। और ये सारी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद अगर आरएससी सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वो 14 डेज में मुझे इशू करता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात है नेम चेंज की। क्या कि सर, पार्टनरशिप फर्म का नाम नाम कैसा नहीं होना चाहिए? किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी एग्जिस्टिंग एलएलपी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। प्लस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अब ये चीज यहाँ पे दी गई है कि अब हमारे कि अगर आपका नाम किसी भी, आपने एलएलपी बना लिया, अब उसका नाम मान लीजिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी एलएलपी से मिलता जुलता था, या किसी ट्रेडमार्क जिस किसी ऐसे ट्रेडमार्क पे था जो किसी और के पास था, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कहेगी कि आप अपना नाम बदलो। आपको अपना नाम कब बदलना है? 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर आपको अपना नाम बदलना है। अगर आपने नाम नहीं बदला, तो क्या होगा? आप पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से आपका नाम बदल देगी, और जो भी नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अलॉट किया, आपको फिर वो नाम फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप खुद से अपना नाम बदल रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप ये इंटीमेशन दोगे आरओसी को इन गिवन नंबर ऑफ डेज, जो हम देख के आए। फिर अगर आपका नाम ऐसा है जो किसी एग्जिस्टिंग फर्म से मिलता जुलता है, ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो आप क्या करोगे? आपको नाम बदलना है। अब आप नाम बदलोगे कब? 3 महीने के अंदर। इस 3 महीने में आप क्या करोगे? आपने नाम बदला। अब इस नाम बदलने का आप इंटीमेशन दोगे आरओसी को 15 दिन में। फिर उस 15 दिन के बाद आरओसी को इंटीमेशन मिला, फिर आरओसी चेक करेगा, आरओसी सेटिस्फाई हो गया, तो वो आने वाले 30 दिन में आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, जिसमें आपका वो नया नाम होगा। फिर यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टर देखे। क्या कि कैरेक्टर्स कौन कौन से की
कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, म्यूचुअल एजेंसी है, कॉमन सील है, लिमिटेड लाइबिलिटी है और ई फाइलिंग है। फॉरेन एलएलपीज भी हमने अलाउ की है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनती है। ये सारे कॉमन पॉइंट्स थे। तो दिस वाज आवर क्विक रीड विद मी सेशन ऑन आवर एलएलपी एक्ट 2008। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।